दर्द की रहनुमाई करता है, मेरा मर्ज ही मेरी दवाई करता है। साहित्य प्रेमियों को, कविता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रामदरस मिश्र जी, संचालन कर रहे हैं ओम मिश्र और संयोजिका है डॉक्टर स्मिता मिश्र। इस पूरे संयोजन को आयोजित कर रहे हैं स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा। संचालन की पदभार ओम मिश्र जी की तरफ बढ़ाने से पूर्व एक छोटा सा मुक्तक आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र के चरणों में और ओम मिश्र जी के चरणों में अर्पित करता हूं कि वो जब भी लगाए हाथ तो महक जाऊं, वो जब भी लगाए हाथ तो महक जाऊं, जो दीद हो उसका तो फिर बहक जाऊं, के हाथ हो अपना जो फूक देती है, चुम के हाथ हो अपना जो फूक देती है, जंगल में लगी आग सा दहक जाऊं, जंगल में लगी आग सा दहक जाऊं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ संचालक ओम मिश्र जी को। बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आपके प्रस्तावन के लिए। इस लगभग सांगीतिक भावबोध के प्रस्तावन के साथ बहुत बहुत आभार आपका। बंधुओं, स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स वेब जर्नलिज्म खालसा कॉलेज की पूर्व छात्र इकाई की ओर से आयोजित कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग शीर्षक से आयोजित इस काव्य संध्या में आप सभी कवि बंधुओं, देवियों, सज्जनों, श्रोताओं और रसिकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस काव्य संध्या की नींव कुछ इस तरह से पड़ी कि कोरोना का बहुत भीषण काल था और सभी कवि लेखक अपने अपने घरों में लगभग बंद थे, मिलना जुलना बिल्कुल संदिग्ध था। बेटी स्मिता मिश्र जो इसकी संयोजक हैं, प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, खालसा कॉलेज में, उन्होंने सोचा कि पापा को कैसे सक्रिय किया जाए। पुराने दौर के आदमी, जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर इत्यादि दौर के रचनाकार को ऑनलाइन कैसे जोड़ा जाए कि लोगों की तस्वीरें देख सकें, उनसे बात कर सकें, युवा कवियों को, विभिन्न पीढ़ी के कवियों को सकें। अच्छे अध्यापक अंग्रेजी के और बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। वे आज मंगल ध्वनि प्रस्तुत करेंगे तो आप का जलवा देखेंगे। रामदरस जी ने ये गर्मजोशिया की से आप चलाइए। का यानी हिंदी कविता का जो प्रतिबिंब है वो हमारे कवियों के माध्यम से इस काव्य संध्या में प्रतिबिंबित हो, ऐसी एक कोशिश रहती है। भारतीय काव्य परंपरा में जितने स्वर, जितने छंद, जितने रूप, अंतर्वस्तु, शैलियां, विन्यास हैं, वे यहां उपस्थित हो सकें, जिससे पूरी भारतीयता का प्रतिबिंब मिले। ये हमारी कोशिश रहती है और इस तरह से इस गोष्ठी की जो निरंतरता है वो कायम है। आज की इस कवि गोष्ठी में जैसा कि जानते हैं लखनऊ से जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शुक्ल जी हमारे बीच हैं, बहुत अच्छे नवगीतकार। हमारा कवि समुदाय बहुत ही समृद्ध है। हमारे बीच है पूनम अरोड़ा जी जो हिंदी कविता की युवा धारा की बहुत अच्छी कवयित्री हैं। वे फरीदाबाद में रहती हैं और कविताओं में कुछ ऐसे प्रयोग करती हैं जो कि नई कविता के विन्यास में कुछ नए नए से हैं, अनूठे हैं। उनके स्पर्श से, उनकी ध्वनियों से, उनके अंतरंग अर्थ छवियों से हम लोग बहुत ही मोहासिक्त होते हैं। एक नया विन्यास उनके भीतर है। हमारे बीच अभी हाल ही में जिनका कविता संग्रह अर्थात आया है राजा फाउंडेशन से, ऐसे कवि
अमिताभ चौधरी जी हमारे बीच हैं और वे भी कुछ अलग ढंग का लिखते हैं। उनको पढ़ते हुए कभी कभी शमशेर की चित्रात्मकता सामने आती है, कभी कभी उनके संकेत जो ब्रैकेट्स में भी संग्रहित होते हैं और ब्रैकेट्स के बाहर भी शब्दों के साथ जो अंतर्ध्वनियां जुड़ी हुई हैं, जो अनुगूंजें जुड़ी हुई हैं, ऐसी अनुगूंजों के कवि अनभ्यस्त पाठक को लगेगा कि क्या नया ये प्रस्तुत हो रहा है, कि जैसे ही आप उसमें बैठ बनाएंगे। हिंदी कविता अगर वो लय में नहीं है तो कम से कम एक पाठ नहीं, वो बार बार पुनर्पाठ मांगती है। धूमिल की इस चेतावनी के बाद कि तीसरे पाठ के बाद कविता धर्मशाला हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन पाठ्य कविता की दिनचर्या में हमें देखते हैं कि कई बार जिन कविताओं से गुजर चुके होते हैं उनको हम फिर खोलते हैं तो वे नया अर्थ देती मालूम। बड़ा से बड़ा कवि इसीलिए एक बार व्याख्या के बाद आप उसे फिर कुछ दिन बाद उठाएं तो लगा आपने जो कुछ कहा है वो अधूरा है। अमिताभ चौधरी भविष्य के ऐसे ही रचनाकार हैं और वे इस कवि समवाय में उपस्थित हैं। बहुत हमारा सौभाग्य है। हमारा सौभाग्य यह भी कि ऑस्ट्रेलिया से विवेक आसरी जी उपस्थित हैं और हम जानते हैं कि पूरे प्रवास में प्रवासी हिंदी कविता की धुंध भी बहुत है, लेकिन उसका खुशबू बहुत कम है। जैसे चमक है पर खनक गायब है, जिसे कवि अजित कुमार ने कहा था। लेकिन विवेक आसरी एक ऐसे जाने माने पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हैं, ब्लॉग से जुड़े हुए हैं और कथन की नई और साहसिक भंगिमाओं से जुड़े हैं। ऐसे विवेक आसरी जी यहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलिया से और इस तरह से हमारा कवि समवाय यानी कवि चतुष्टय बहुत ही समृद्ध है। और हम जानते हैं कि हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर लेखक, उपन्यासकार, कथाकार, कवि, गद्यकार, संस्मरण हर विधा में निष्णात रामदृष्ण मिश्र जी जो 98 वर्ष के हैं, वे अपने गवाक्ष से, अंतर्जाल के इस गवाक्ष से इस कविता समारोह के साक्षी हैं। उनके सानिध्य में ये संध्या संपन्न हो रही है। इस तरह से बहुत ही हार्दिकता की अनुभूति हो रही है। आप सभी कवि मित्रों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और ये आश्वस्त करते हुए कि आज की ये कविता संध्या फिर नई अर्थ छटाओं के साथ हमारे बीच उपस्थित होगी और हम एक बड़े अर्थ विन्यास से रूबरू होंगे। इस कविता समारोह का या कविता संध्या का, काव्य संध्या का आरंभ मंगल ध्वनि से होता है और मंगल ध्वनि प्रस्तुत करते हैं वेद मित्र शुक्ल जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं अंग्रेजी के और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। वे बांसुरी के धुन पर मंगल ध्वनि प्रस्तुत करेंगे इस काव्य संध्या में। स्वागत डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी। सादर प्रणाम गुरुवर रामदृष्ण मिश्र जी को, माता जी भी आसपास से हमारे भी प्रणाम। आज आप सभी आगंतुक कवियों को सादर नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना प्रस्तुत है।
न केवल अंग्रेजी के अध्यापक हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, जिसे किसी ने कहा कि मुरली की तान बहुत अच्छी है, बल्कि यह भी कि बहुत अच्छे गजल गो हैं, बच्चों की बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं और अंग्रेजी साहित्य पर बड़ी चौकन्नी निगाह रखते हैं। बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता वेदमित जी। बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे कवि समुदाय में वयश्रेष्ठ कवि प्रदीप शुक्ल हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वे न केवल वरिष्ठ चिकित्सक हैं, KGMC से उन्होंने BBS MD किया हुआ है, और वे जनता की सेवा में उन्होंने एक अस्पताल भी संचालित किया हुआ है। लखनऊ में रहते हैं, लेकिन गांव से इतना प्रेम करते हैं कि हर शनिवार इतवार लगभग वे गांव में बिताते हैं। और मुझे ऐसा अनुमान है, ऐसी भौगोलिक चेष्टा करता हूं, उनका गांव के मोहनलालगंज के आसपास है, कहीं आसपास, ऐसा मुझे लोकेल लगता है कि वे वहां चले जाते हैं और गांव के माहौल में रहकर खेती बाड़ी में वे हाथ भी बटाते। ऐसे चिकित्सक जो जनता के बीच रहते हैं, जो जनता की बोली में कविता करते हैं, अवधि में कविता करते हैं, जो गीतों की रचना करते हैं, जैसे लगता है कि वो एक ऐसा स्रोत बन जाता है और एक ऐसी कविता का प्रतिबिंब उभरता है जिसमें हमारी बोली बानी का सत्व निहित है। ऐसे प्रदीप शुक्ल जी यहाँ मंच पर हैं, लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, एक गांव से, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन लखनऊ में रहते हैं, BBS MD हैं और जाने माने नवगीतकार हैं, बाल गीतकार हैं, कहानीकार हैं। इनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, इस बीच हो सकता है कि तीसरा भी आ गया हो, क्योंकि निरंतर रचनारत रहते हैं। पहला संग्रह है कविता का अम्मा रहती गांव में, और दूसरा बच्चों के लिए गुल्लू का गांव। ये दोनों रचनाएं पुरस्कृत हैं इनकी। अवधी रचनाओं में इनकी बड़ी सिद्धि है, मैंने इनकी कुछ रचनाएं पढ़ी हैं। हमारी पूर्वी अवधि है, इनकी पश्चिमी अवधि है, लेकिन मैंने देखा कि जैसे रमई काका को सुनते हुए आनंद होता था या बंशीधर शुक्ल को पढ़ते हुए, पढ़ीस को पढ़ते हुए, ऐसा एक आस्वाद इनकी अवधी कविताओं में मिलता है। अवधी कविताएं हम जानते हैं त्रिलोचन ने भी लिखी हैं, हमारे बड़े बड़े कवियों ने लिखी हैं, और इसे इन्होंने खूबसूरती से साधा है। यहाँ पर वे गांव से उपस्थित हैं और उनका आग्रह था कि उन्हें पहले पढ़वाएं, जिससे कि गांव में यदि बिजली वगैरह का संकट हो जाए तो नेट उनका साथ देता रहे, और वे फिर जब हम चाहेंगे तो बीच में अपनी गवाक्ष से वे झांकते रहेंगे। जब ग्रामदर्शी आएंगे आप उनको सुनते रहेंगे। तो इनकी जो रचनाओं के नमूने हैं, मैं क्या बताऊं आपको, कि जैसे गीत है एक, उसका बंद पढ़ता हूं। खड़ी हुई है धूप लजाई घर के आंगन में, शरद के दिन है, खड़ी हुई है धूप लजाई घर के आंगन में, आलस बिखरा हर कोने में दुख की बड़ी रजाई, हो रही कोहरे की चादर में बैठी शर्माई, एक अबोला पसरा है घर के हर पासन नहीं बर्तन, खड़ी हुई है धूप लजाई घर के आंगन में, अनबोहरा घर देख रहा है बिना बुहारा हुआ घर, अम्मा का बिस्तर पड़ी है अम्मा उनको 3 दिनों से ज्वर, चूल्हा सोया पड़ा हुआ ढीले अनुशासन में, खड़ी हुई है धूप लजाई घर के आंगन। जीवन की यथार्थ वस्तु निष्ठता कविता में कैसे आती है और लय में गुथ के कैसे आती है, और बहुत अच्छी तरह कहा। और एक अवधि का इनका एक पद एक आध को सुनाना चाहता हूं। मंदिर का बड़ा जोर रहता है हर बार चुनाव में, खुद चुनाव आने वाले हैं। मंदिर जब अपनी गति से बनेगा तब बनेगा। हमारे मन में तो कहते मन के मंदिर में उनकी मूर्त है, यह भी जीने की एक सूरत है। लेकिन चुनावी अखाड़े में जो रहते हैं उनके जीने की सूरत तो मंदिर ही है। मन के मंदिर से उनको कोई लेना देना नहीं है। उस पर इनका गीत मैं देखता हूं कि गीत है, ये साहस का काम है कि अब फिर चुनाव के आहट ही है, फिर मंदिर हुए बन हुए हम। पूनम जी को दिक्कत हो रही होगी, हरियाणा की है, लेकिन ये अवध की भाषा है। अब फिर चुनाव की आहट है, फिर मंदिर हुए बन हुए हम अच्छे दिन के घोड़ा पर खूब दौड़ दौड़ के देख लीन, और विकास की पुपुही बजाने वाली होती, बच्चे बजाते, पुपुही वह बीते चुनाव में फेंक दीन, अब एक सहारा बचा आया है बस राम राम चिल्लाई हम, अब फिर चुनाव का आहट है, फिर मंदिर हुए बन हुए हम। एक और इसका बंद सुना जाए कि है बहु तरफ से बातचीत, रैली रैना सब शुरू हवा, बस मार काट दंगा कर्फ्यू का भैया मौसम आई गवा, और फिर पहन झकाझक कपड़ा सफेद, बस टीवी पर गरिए हम, और अब फिर चुनाव के आहट है, फिर मंदिर हुए बन हुए हम। तो ये जनता की भाषा में कवि कह रहा है जो साइंस का है, विज्ञान का छात्र है, लेकिन कविता में इतना सरस है। सरस तत्व जिसके लिए कहा हमारे कवि काव्य के आचार्यों ने, वाक्यम रसात्मकम काव्यम,
हमारे गद्य में भी अगर गद्य की वानगी ऐसी है तो कविता में वो बिल्कुल लय की माला में पिरोई हुई, वरना शुष्क गद्य तो शुष्कम वृक्षम तिष्ठत्यग्रे की तरह शुष्क अनुवाद होता है। तो बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी, डॉक्टर प्रदीप शुक्ल जी का, जो लखनऊ से हैं, और इस कवि मंच पर जो कि रामकृष्ण जी के सानिध्य में संपन्न हो रही है, उस पर हम आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी कविताएं सरस यहाँ पर सुनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे शुरू से करने से पहले मैं एक क्षमा चाहूंगा कि मैं गांव में हूं और यहाँ सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो शायद बीच में हमें बाधा आएंगी ही। सबसे पहले आप चाहे तो वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं, शायद उस समय बहुत ज्यादा ठीक हो। जी जी डॉक्टर साहब, कुछ बोलने के सर होता है कि मेरी आपत्ति रही हूँ जी। मैं कुछ और कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस कवि गोष्ठी में और आमंत्रित में सबसे बुजुर्ग जरूर हूँ, लेकिन सबसे नवनीत कवि हूँ। क्या गलती क्षमा किया जाए। जी और मैं अपना कवि पाठ शुरू करता हूँ कि बीच में मुझे रुकना पड़ जाए। स्वागत। दो तीन छोटी मैं सुना देता हूँ। जी। देश में छुटका रहता है विदेश में महिला बहू के पाँव में, रहता है विदेश में महिला बहू के पाँव, पड़ा रहता राजधानी में अम्मा रहती गाँव में। वाह वाह, क्या बात। रहता है विदेश में महिला बहू के पाँव में अम्मा गाँव में। तो 5 बरस से छुटका बाहर, 5 बरस से छुटका बाहर, होली ना दिवाली। 5 बरस से छुटका बाहर वाली, देख नहीं पाई अम्मा अब तक उसकी घर वाली। तो गाय के नन्हे बछड़े को अम्मा दुर्गाती छाव में अम्मा रहती गाँव। क्या बात, अम्मा तो मजला कहता खेती में कुछ होता नहीं है अम्मा। कहता खेती में कुछ होता अम्मा, उस पर से अने कपड़े का मुझ पर ही जिम्मा। मजला कहता खेती में होता अम्मा, उस पर कपड़े का मुझ पर ही जिम्मा। छुप कर रखे पिता पाकर रखे पिटरिया, मजले का दाव में क्या अम्मा रहती गाँव। अम्मा रहती गाँव। ऐसे पिछले गए राजधानी, पिछले गई थी अम्मा बढ़के अम्मा की राजधानी, लेकिन वह कोई कहानी अम्मा वापस गाँव। क्या बात, क्या बात। एक उत्तर की में अम्मा की ईद पते मैं गाँव में रहा हूँ, और गाँव में मैं गाँव में हूँ, तो मैं गाँव की बात ज्यादा करता हूँ। जी कि राजधानी से बड़का राजधानी से बात फिर से याद आई अम्मा। बात फिर याद आई अम्मा। पोता बहू साथ है, पोता बहू आए हैं लंबी गाड़ी में। पोता साथ में लंबी गाड़ी में अम्मा बरस रही है मैली साड़ी। पोता बहू साथ आए हैं लंबी गाड़ी में, अम्मा ऊपर पात मैली साड़ी में, बहू पाँव में झुकी जरा सा कुछ आई अम्मा। क्या बात, फिर से याद आई। क्या चित्र खींचाया आपने। झोला लेकर बड़का सीधे कमरे के अंदर, झोला लेकर बड़का सी कमरे के अंदर, समझ रहा भैया की किसी अब मजला चंदर। झोला लेकर बड़का सीधे कमरे के अंदर, समझ रहा भैया की अब
छुपकर दौड़ माई है, छुपकर दौड़ मांग कर लाई अम्मा, उसके बाद अचानक आता ही। वाह, क्या बात डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। चाय ठंडी बड़का नोटे गिनवाए, चाय हो रही ठंडी बड़का नोटे गिनवाए और पर अपना नाम ले जाए। चाय हो रही ठंडी बड़का नोटे गिनवाए और अम्मा खाने पर अपना नाम ले जाए। कहना चाहा बहुत बच कह पानी अम्मा, बरसों बचा फिर से जाता है। क्या बात, क्या बात, फिर से आता है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब। एक छोटा सा पढ़ते चलिए जब तक आपका नेट साथ दे। चलो सजना जहां तक हवा चले, इसी भाव से। जी जी, बस छोटा सा एक मौसम का गीत जी। वापस भूमिका है कि वापस फिर से हवाएं लेकर आई हूँ, वापस फिर से नर्म हवाएं लेकर आई हूँ। तो कल की जहर बुझी तलवारें कहीं खो गई हैं, कल की जहर बुझी तलवारें कहीं खो गई हैं, पछुआ की सुथरी हवाएं हो गई हैं, सुबह सुबह आकर बैठी है कुछ शर्माई हूँ, वापस से नर्म हवाएं लेकर आई हूँ। गलियों घूमती है हर चौराहे में, गलियों हर चौराहे में वो घुसकर बैठी हुई आंगन में ऐसे नहाई धूप लेकर आई। वाह वाह। फुनगी से तो उड़ रही है घास, रही है पूरे की झीम का घूंघट लिए क्या जी। और कभी जी डॉक्टर साहब, आगे की तो मैं सुन दूं अभी तक जी। क्या डॉक्टर साहब का भी पाठ आपका समाप्त हो चुका है ना? मैं एक भी सुनना चाहता हूँ, क्या मैं सुना सकता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल उत्सुक है सुनने को। जी जी जी। कि तुम तो लेने निकल आते, हाँ तुम तो लेने निकल यह हुआ हमारे साथ। हाँ, तुमको नहीं आती हो पाए क्या इनका मामले और राम घूम, क्या बात क्या बात। तुमको इधर नहीं आते वो घूम ताजू शहर हर गली गांव में घूमता हमने पटना, शहर शहर हर गली गांव घूम रहा है पटना, दिन भर गरीब जो हटे न था रावणा घूमे। वाह। तो घुसी के मां माता के किनारे राम नाम हम बोली मनमा रावण धारे, कब तक इन्हें दिलवना, कब तक इन्हें राम घूमे। अच्छा आखिरी पद है जी जी। तुम पर लुकान हमेशा और लुकान तुमको राहुल का बुराई अगर तुम ना आई हो आशा है बेकार, रावणा घूमे हुआ, रावणा घूमे हुआ। नमस्कार, मेरा काव्य पाठ हुआ था। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुनने की बहुत इच्छा थी लेकिन नेट बीच बीच में बाधा कर रहा है और अनुकूंजों को तोड़ रहा है कई खंडों में। लेकिन हम आपकी रसज्ञता और कविता पाठ के मुरीद हैं।
और 20 मिनट आपका साथ दे तो फिर भी हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। मैं अभ्यर्थना करता हूं आपके नेट प्रदाता से कि वे आपको इस तरह से ये सुविधा दिए रहें। आपको देखकर प्रसन्नता हुई और आपने काव्य पाठ में अपनी हिस्सेदारी की, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूं कि गांव में ऐसी दुविधाएं हैं और बेशक आप एक सुशासन काल में रह रहे हैं जिसकी दुमदुमी पूरे विश्व में है, लेकिन उसका प्रक्षेपण कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारा कभी कविता पाठ न कर पाए तो बड़ा शोक होता है कि कविता दूर तक नहीं जा पाती और ठीक से सुनाई नहीं देती। लेकिन बहुत अच्छा रहा और आपके होने से एक काव्य संध्या हमारी जो है फलीभूत हुई है। बहुत धन्यवाद आपको। और बंधुओं, ये थे डॉक्टर प्रदीप शुक्ल जी लखनऊ के एक गांव से, और आप देख रहे हैं कि लगभग अंधकार में जैसे की छवि किरण धेनुओं से चमक रही है, जिस पद का प्रयोग नरेश मेहता जी बहुत किया करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे बीच आमंत्रित कवयित्री हैं पूनम अरोड़ा जी। पिछले कुछ ही सालों में इनके भीतर का कवि प्रकट हुआ है विस्फोट की तरह। बेशक ये बहुत पहले से लिखती रही हों और बहुत अच्छे तौर पर इन्होंने हरियाणा से संबंध रखते हुए भी अपनी हिंदी को किसी पूर्वीय सिद्ध भाषिक कारोबार से जुड़े व्यक्ति की तरह साधा है और कविता को बहुत बारीक बिनाई से जोड़ते हुए अपनी व्यक्ति को इन्होंने अपने अनुकूल बनाया है। इनके बारे में कहते हैं कि इनके भीतर का जो आत्मबोध है, आत्मसंधान है, खुद को खोजने की जो प्रक्रिया है, वो इनकी कविताओं से जुड़ी रहती है। स्त्री के भीतर की जितनी मनोग्रंथियां हैं, जितनी मनोभावनाएं हैं, जितने मनोविकार हैं, जितने भी उसे भीतर आमूलचूल परिवर्तन होने वाली शक्तियों के संवाहक तत्व हैं, उन तक पहुंचने की चेष्टा पूनम जी किया करती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इनकी कविताओं का विन्यास आपको कई बार बहुत कुछ ऐसी खुई सी कविताएं लगती हैं, कई बार लगता है कि अमूर्तन में ये उतर जाती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कविता में अमूर्तन बहुत बड़ा सौंदर्य उपस्थित करता है यदि उस सदे हुए हाथों उस अमूर्तन का इस्तेमाल हो रहा हो। तो ये जो आत्मसंधान की प्रक्रिया है, आत्मबोध की प्रक्रिया है, राग की प्रक्रिया है, और जिसको हम कह सकते हैं कि वैसे ये बुद्धि वैभव की कवित्री नहीं है, ये भीतर की आंतरिक प्रज्ञा की कवित्री है। जो भीतर इनके रसायन है, जो मानवीय शक्तियों को समझने और मानवीय अभिव्यक्तियों को प्रकट करने के लिए जरूरी है, उसके भीतर यात्राएं करती हैं। तो पूनम अरोड़ा जी मेरे लिए बहुत ही अभी भी कौतुक का विषय है। मैं इनकी कविताओं में इसी तरह उतरता हूं जैसे किसी नई अजानी नदी में कोई उतर जाए, पता नहीं कि कितना गहरा है, कहाँ उसमें मतलब भंवर है, कहाँ डूब जाने का अंदेशा है। ये इसके बावजूद जब आप उतर जाते हैं तो फिर वो नदी अपने साथ आपको बहाती चली जाती है। कविताएं पूनम अरोड़ा जी की कुछ इसी तरह से बहा ले जाती हैं। तो साध्य प्रेमियों की कविताएं भी लिखती हैं और साध्य प्रेमियों वाली कविताएं भी लिखती हैं, बुद्धि का इम्तिहान भी लेती हुई कविताएं भी लिखती हैं। पूनम जी बहुत मेरी अजीज कवित्री हैं, इनके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो संग्रह है कामनाहीन पत्ता बहुत ही चर्चित हुआ है, जो रजा फाउंडेशन और वाणी प्रकाशन के सहयोग से प्रकाशित हुआ है, और जिसकी जो शीर्षक कविता है कामनाहीन पत्ता। थोड़ी सी पंक्तियां हैं, आप देखें उसका विन्यास, उसका प्रक्षेपण देखें और उसकी शक्ति देखें। तुम इतने बोधगम्य हो जैसे समाधिस्थ बुद्ध के पास पड़ा एक कामनाहीन पत्ता। तुम इतने बोधगम्य हो जैसे समाधिस्थ बुद्ध के पास पड़ा एक कामनाहीन पत्ता। मैं तुम्हारे प्रेम में अपनी सब कोमल कविताएं वो विनम्र पत्ते बना दूंगी जो अपने पतन को पूर्व से जानते हैं। मैं खुद को क्षमा कर दूंगी। इतनी छोटी सी कविता में थोड़ा अंदाजे बयां है और इस कवित्री का जो भी अप्रकट संकेत है वो प्रकट है। तो ये इस तरह की कवित्री हैं कि खुद अपनी कविताओं, जिसको कहा जाता है कि स्वयं सिद्ध या स्वतः स्पष्ट, किसी कागजात के बारे में, इनकी कविताओं के बारे में कविताएं अपना परिचय खुद देती हैं। पूनम अरोड़ा जी को इसी भाव बोध के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि 10 मिनट में समा सकने वाली सर्वोत्तम कविताएं यहां पर पढ़ें। स्वागत, अभिनंदन पूनम अरोड़ा जी। धन्यवाद सर। आप जब बोलते हैं तो मुझे थोड़ी सी झिझक होने लगती है। आपने 10 मिनट बोले हैं, मुझे लगा सिर्फ 2 ही कविताएं सुनानी है। सर आवाज ठीक से आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है।
हम लोग अगर बढ़ते रहे तो हम तीसरी की डिमांड भी कर सकते हैं। कुखड़ श्रोता यहाँ पर हैं, आप पढ़ें प्लीज, स्वागत है जी। अभी अभी मेरे दो टुकड़े हुए, अभी अभी मेरे दो टुकड़े हुए हैं। मैं अपने संतुलन में तराजू की नोक जितनी हल्की सी लड़खड़ाई हूँ। मेरे दृश्य, समझ और अहम भी उसी तरह विभक्त हो गए हैं। क्या किसी विषैले वन्य जीव की आंतों की लिस्तिसाहत है ये, या दर्शन की कोई पाश्चात्य दुस्साहसी विडंबना? रंग की भी अपनी धुन होती है। जिन दिनों मैं रक्तिम पलाश के फूल चुनती थी सड़कों पर से, उन दिनों महावर और बिछुए उतार दिए थे मैंने। और अब जब नीला रंग मेरे कंठ में उतरा है, तो उसके साथ चेरी ब्लॉसम की नाजुक कलियां मेरी रीढ़ की सीधी रेखा पर कोई प्रेम कहानी बुनना चाहती है। इन दिनों मैं बेमतलब मुस्कुराती हूँ, बेमतलब क्रोध करती हूँ और बेमतलब अपने बचपन के उस प्रेमी को याद करती हूँ जिसने मुझे रात के समय खिड़की से केवल पुकारा भर। उस समय मैं स्ट्रॉबेरी जैम बना रही थी और शक्कर की जगह उसने गांव से मंगवाया गुड़ डालने के बारे में सोच रही। मेरे पिता ने सबके सामने उसे दो थप्पड़ लगाए। मैं कितनी अनजान थी प्रेम की भाषा को लेकर उन दिनों। वो शायद बसंत का मौसम रहा हो, लेकिन स्मृति पर जोर डालने पर वो पतझड़ का मौसम था। अब मैं अपने घर की चाबियां कहीं भी रखकर अक्सर भूल जाती हूँ। मुड़कर देखती हूँ तो बंद घर की जगह सूखा खलिहान दिखाई देता है। मेरे दोनों टुकड़ों में ध्वस्त शोरगुल अपनी अपनी दुनिया के कोनों में पड़ा ईश्वर की आंख बनना चाहता है। को अब स्ट्रॉबेरी जैम बनाना नहीं। पूनम जी, एक आग्रह है कि अपने स्वर को थोड़ा सबल बना दें, जैसे कि सबल प्रांत हरियाणा है जहाँ की आप नागरिक हैं। अगली कविता है। मैंने यथार्थ में ईश्वर को नहीं रचा। अब ठीक है थोड़ी आवाज। मैंने यथार्थ में ईश्वर को नहीं रचा, ना उसके सम्मान में गहरी सांस भरी। मेरे लिए वे क्षण सदा हवा में तैरते रहे जिनमें मैंने लड़खड़ाते हुए ईश्वर की जिंदगी वाली कविताएं लिखी। मुझे हर तरह का ईश्वर एक खिलौना लगता है, मिट्टी का, काष्ठ का या संगमरमर का। सबके सब ईश्वर जमी मुस्कानों से हमें देखते हैं। सबके सब ईश्वर अपने प्रतिनिधित्वों की लकवाग्रस्त जबानों से हमारा कन्फ्यूजन सुनते हैं। लेकिन ईश्वर अब धुंधला हो चुका और बहुत बार अपनी उपस्थिति से कविता को बोझिल कर देता है। ऐसा कहने वाला लेखक अपनी पालतू चिड़िया से बिना किसी लोभ के प्रेम करता है। मैं सोचती हूँ कभी उसकी चिड़िया की नाजुक गर्दन पर मेरी सबसे शैतान बिल्ली अपनी आकांक्षा की जलती हुई मशालें न रख दे। उसे कविताओं के ईश्वर से घृणा है, मुझे यथार्थ की ईश्वर में दिलचस्पी नहीं। उसे सजीव ईश्वर की कामना रहती है, लेकिन मेरा निर्जीव ईश्वर ही मेरे हृदय का अंधकार भेद पाता है। और ऐसा ईश्वर रच मैं खुद को दोष मुक्त करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस पढ़ते जाइए, कभी विराम नहीं लेना है। ये अगली कविता है। ये मेरी सहेली है, मैंने उनके लिए लिखी थी। नाम अभी मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, नाम मत बताएं। उन तक पहुंचे ये कामना करता हूं, एक कामनाहीन पत्ते की तरह। जैसे दो बिंदु अपनी अपनी सौर मंडल में हो, जैसे दो बिंदु अपनी अपनी सौर मंडल में हो, जिनके अनावृत होने पर पुरुष मिथ्या त्याग देता हो। जैसे दो बिंदु अपनी अपनी सौर मंडल में हो, जिनकी अनावृत
होने पर पुरुष एक सुरंग में चंद्रमा की सबसे छोटी हंसी। पौष की मध्य रात्रि के आवरण में तुलसी के कुनमुनाए जर्द पत्तों को जिह्वा पर रखते हुए हरे प्रकाश की विषधार ग्रहण करके वह सो गई अपनी रजस्वला निद्रा में। वह आधी पीली थी अपने तराशे संयम में और शिल्प विन्यास सर्पण में, या फिर नग्न उदासी की एक बेशनाख्त भाषा। कहती थी प्रेमी एक संत होता है, कहती थी प्रेमी एक अंत होता है जो थोड़ी बातों में वास्तविकताएं करता है। हृदय की अदल गहनता में स्पर्श के सांसों के वह प्रेम नहीं करता, बल्कि देह के भूखंडों पर असीम निराशा के गीत लिखता है। ने उसी समय अफसोस रोशनी के पूर्वजों को स्वतंत्र किया। मेरी औरत ने उस समय तेजी से रोशनी के पूर्वजों को स्वतंत्र किया और जल में रजस्वला रक्त के साथ अपना तीक्ष्ण अहम भी बहा दिया। ठीक सुबह 4:32 पर उसके हृदय में एक फूल। क्या बात, बहुत अच्छा। मुझसे कहा गया धर्म पर विश्वास रखो। मैंने पूजा पाठ त्याग दी और छोटे पौधे रोपने लगी जगह जगह। मुझसे कहा गया धर्म पर विश्वास रखो। मैंने पूजा पाठ त्याग दिए और छोटे पौधे रोपने लगी जगह जगह। मुझे नास्तिकों की मित्रता से दूरी के संकेत दिए गए। मैंने दार्शनिकों की किताबों से अपना कमरा भर लिया और बिल्लियां पालने लगी। जो लोग दुविधा में जीते रहे, पुरुष में स्त्री और स्त्री में पुरुष को महसूस करते हुए, वे मुझे मौलिक और सैद्धांतिक नागरिक लगे देश के। जबकि मैं रात को सोते समय अक्सर अपने ही अस्तित्व से डर जाया करती थी। मैं स्त्री हूँ, यह बात कई अलग अलग अवसरों पर पता चली मुझे, लेकिन एक दिन मैंने आंखों में चुपती हिंसक शूद्र और अनैच्छिक चुप्पियां तोड़ दी। छोड़ दिया अखबार पढ़ना और इस बात पर भरोसा करना कि प्रेम केवल हृदय में होता है, ऊँट की कुंजियों। अब मेरे पास बहुत विकल्प हैं, केवल एक विकल्प त्याग दिया है मैंने। बहुत अच्छा। एक लंबी कविता सुनाऊं, चलेगा? हाँ चलेगा। ये बड़ी भी है और इसको इसी के बाद में मैं अपना पाठ समाप्त करूंगा। हाँ, ये समाहार पाठ होगा आपका जी। ये पाठ, आंखें खोलो, देखो संध्या तारा। देर तक खौलेगा मृतदेह में, देर तक उसका ताप रहेगा धमनियों में। कुछ सियार भटकेंगे मृतदेहों के सुगंध पाकर, कुछ भेड़िए नोचेंगे बचे हुए स्वप्नों को। जाता नहीं कहीं कुछ, न समाप्त होता है कभी युद्ध। जीवन अक्सर पीड़ा देता है और अस्त्र भी। देखो उस लहू की धार को, उन कटे अंगों को, उन जुबानों को जो निकली पड़ी है अंतिम प्यास से। लेकिन यह सांझ है और माओ की चूल्हे गर्म। आज संतोष की कौर ग्रहण करना, अपनी आशीषों पर विश्वास रखना। अगर जन्मी कोई ग्लानि तो एकलव्य की अंगूठे की पीड़ा बनेगा। उस छल को याद करना जिसे द्रोण ने गुप्त साधना के बदले एकलव्य से लिया। यह निश्चित है कोई युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, न धूमिल होते हैं इतिहास में दर्ज कुछ दृश्य। यह निश्चित है कोई युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, न धूमिल होते हैं इतिहास में दर्ज कुछ दृश्य, न समाप्त होते हैं कुछ प्रसंग, न धुंधले होते हैं कुछ प्रतिद्वंद। कुछ तीर तुम्हारे भी हृदय पर घात करेंगे, कुछ शंकाओं से तुम्हारे पुत्र अभिशप्त हो जाएंगे। तुम्हारी गरजती ललकारों का सूर्यास्त उस पतन का सूचक होगा जिसमें ग्लानि के अभियंता केवल तुम बनो। कठिन है सर्वथा अपने ही अहंकार को नष्ट करना,
और भी कठिन है उससे धर्म युद्ध जीतना। सरल है कुंती पुत्र अर्जुन होना, पर कठिन है उसी गर्भ से कर्ण होकर जन्म देना। सरल है अनैतिक सर्वनाश पर मुग्ध होना, लालसा की लाक्षागृह में एक संकोची कमल खिलाना। और उससे भी सरल है हर युग के अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना करना। युगों के दीर्घ स्वरों में अब युधिष्ठिर सीख चुके हैं अमर्यादित होना। युगों के दीर्घ स्वरों में अब युधिष्ठिर सीख चुके हैं अमर्यादित होना, भूल चुके हैं उस झूठ पर नेत्र झुकाना जिस झूठ पर धर्म युद्ध का सारांश लिखा गया, जो युग पुरुषों की जिह्वा पर अपनी पुण्यों की विजय गाथा कहता रहा। देश बदल चुके हैं अर्जुन के सारथी और युद्ध हो चुके हैं बिन हथियारों के। लेकिन आज भी प्रलय के बाद बचे मानव और मानवता शापित है, और शायद तब भी शापित होंगे जब तक कोई एक प्रश्न अस्तित्व से ऊपर नहीं उठ जाता, जब तक दुर्योधन अपनी जंगाओं के वज्र होने के तिलिस्म को त्याग नहीं देता। निश्चित है कोई युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, ना शीतल हो पाते हैं कुछ रक्त और ना भूले जाते हैं कुछ अपमान। निश्चित है कोई युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, ना शीतल हो पाते हैं कुछ रक्त और ना भूले जाते हैं कुछ अपमान। देव गंध का अनुसरण करते हैं, त्याग करते हैं प्रायोजित अशुद्धियां। किसी गर्भ में हुई हलचल का उन्हें भान होता है उस वीर्य का भी जो स्निग्धता हो चुका है। हर जन्म यहाँ एक उत्सव है और मृत्यु एक संस्कार। ये पार्थ उठो अपने आचरण में, यदि लक्ष्य संधान को आतुर हो। किसी असंतुलित योजना के बल पर कोई दुर्ग नहीं टिकता है, किसी असंतुलित योजना के बल पर कोई दुर्ग नहीं टिकता है। न ध्वस्त होते हैं मृत्यु तक पहुंचाने वाले विश्वबाण। करना है विद्रोह तो त्याग दो कवच अपनी अस्थियों पर से, त्याग दो अपने प्रेम पात्रों की स्तुतियां और त्याग दो युद्ध के मध्य भारत मेरा अश्वत्थामा। त्याग दो युद्ध के मध्य ही कहना कि मारा गया अश्वत्थामा। वाह, बहुत अच्छी कविताएं पूनम जी, और आपने अपनी कविताओं के साथ मिथक से जुड़ी हुई अपनी कविता सुनाई। और हम जानते हैं कि मिथक में प्रवेश कर बहुत बड़ी कविताएं संभव की हैं हमारे कवियों ने, पूर्ण नारायण और नरेश मेहता, तमाम लोगों ने। ये वो कवित्री हैं पूनम जी जिन्होंने एक कविता में लिखा है कि न मैं पुत्र हूं न पुत्री, एक पेड़ हूं केवल ईश्वर के घनत्व से उपजा, सिंधु घाटी के जल से विचारित तद्भव और तत्सम शब्दों की लिपि एकमात्र घर है। शब्दों में आवास होता है कवि का, और शब्द और देशकाल नाम जैसे पूर्ण नारायण कहते हैं, तो कवि अपने देशकाल में होता है और अपने शब्दों में होता है, उसी का घर बनाता है, उसी की कल्पना में डूबा रहता है। बहुत अच्छा लगा पूनम जी आपको सुनकर। और अब बंधुओं, हमारे बीच दो महत्वपूर्ण युवा कवि हैं, एक देश से और एक विदेश से। सबसे पहले जो हमारे देश के कवि हैं अमिताभ चौधरी जी, जो कि चूरू के गांव से रिश्ता रखते हैं, थिरपाली छोटी, चूरू राजस्थान, और उनके यहाँ छोटे गांव को ढाणिया कहा जाता है। कभी वहां के एक बहुत जयसिंह नीरज जैसे कवि से मेरी मुलाकात हुई थी। वो ढाणी का आदमी, ऐसा कुछ उनका संग्रह था, मुझे याद आया। और राजस्थान के कवियों की परंपरा काफी समृद्ध हो चली है। मुख्य धारा के कवियों में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी आवाजों के साथ, बहुत अच्छी उपस्थितियों के साथ हमारे बीच हैं। और अमिताभ चौधरी एक नरम टहनी है अभी कविता की, लेकिन इनकी भी जो कविता की स्टाइल है, शैली है, राजस्थान के कवियों में ही देखें या हिंदी के कवियों में देखें तो कुछ अलग सी है। मैं बहुत पहले से इनको पढ़ता रहा हूँ, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की आनंद फानंद में, लेकिन इनको देखता रहा हूँ कि कुछ आदमी लीक से अलग हटकर है। लीक छाड़ तीनों चलें, शायर सिंह सबूत, तो सिद्ध हो गया कि लीक से हट के चलने वाला ये कभी कुछ अलग रचने वाला है। और जब अभी हाल में इनका कविता संग्रह अर्थात आया तो इसको पढ़ के मैंने देखा, और एक क्षण और एक पाठ में तो कोई कविता समझ में नहीं आती, उस कवि का मिजाज ही समझ जाए तो बहुत अच्छा है। कहीं कोई संकेत, कोई बत्ती, कोई टिमटिमाता तारा अंधेरे में जैसे चमकता है, उसी रास्ते चलना होता है। कविता हमेशा दो दूनी चार तरह ही होती है, वो कुछ भी हो सकती है, और जिसकी जितनी सामर्थ्य है। मेरी कविता के अर्थ अनेकों हैं, जो भी लग जाए लगा लेना, कोई कवि कहता है। इस तरह से
अमिताभ चौधरी जी भी लिखते हैं और मैं मानता हूं कि ये तेजस्वी युवा हस्ताक्षरों में एक हैं हिंदी के, और कविता लिखते नहीं बल्कि जीते हैं। इनकी शाब्दिक इकाइयां अपनी संवेदना संरचना में हमारे बौद्धिक और रसज्ञ अंतःकरण को मोह लेते, इसमें कोई शक नहीं। कभी आप इनकी पढ़ें तो आपके चित्त में ये घर बनाने वाले कवि हैं। बीच में इनके बहुत सारे संकेत भी आते हैं कविता में, इसमें कभी ब्रेकअट आएगा कुछ, जैसे हमारे यहाँ आकाश भाषित होता है वो संस्कृत में होता है, स्वतः भाषित होता है, और वो सब अर्थ रखते हैं, नाटकीय अनुतियां होती हैं कविता की और वे आवश्यक हैं। तो कविता तो किसी भी स्टाइल के कपड़े का दर्जी होता है, तो ये इस तरह से लिखते हैं। और अभी हाल में जो ये अर्थात इनका संग्रह आया है बहुत अच्छा है। इनकी एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी और बड़े अच्छे मिजाज से इन्होंने लिखा है, मैं पढ़ता हूं कि जाओ मेरी कठोरता से दूर जाओ। अब मिजाज आप इनका देखें, जाओ मेरी कठोरता से दूर जाओ, आपे गए लौ पर उफ उफ हथौड़े की चोटों के निकट मेरे भय का शील भंग हुआ है। ये भाषा है, जाओ मेरी कठोरता से दूर जाओ, तापे गए लौ पर उफ उफ हथौड़े की चोटों के निकट मेरे भय का शील भंग हुआ है। मैं अपने से इतना संगठित हो गया हूं, भाषा देखिए, कोई ऐसा नहीं लिखता, मैं अपने से इतना संगठित हो गया हूं, बहुत बरसातों के लिए मुझे खुले में छोड़ जाओ, जाओ मेरी कठोरता से दूर जाओ। तो ये कवि है और बड़ी नरम कविताएं भी उनकी हैं कि धरती की खो और एक फाहा बादल कपास की टहनी पर कि उसके तोड़ने की एक अभिलाषा, ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखते हैं जिनमें कि जिसको कि कहते हैं शब्द अगर त्वचा होती तो उसे छू लेने की अभिलाषा रखते हैं। कुछ ऐसी कविताएं भी इनके यहाँ है। और मैं जानता हूं कि चूंकि नई संवेदना की जो आर्टें कविता में आ रही हैं, वे नया कुछ अपने फ्रेम में नहीं कर पा रही हैं, तो अंतर वस्तु में करती हैं, अपने अंदाजे बयां में करती हैं। और अगर हर कवि नहीं करता है, अपनी कविता का शैलीकार नहीं होता है, अपने छंदों का शैलीकार नहीं होता है, अपने गीत का कवित्व का शैलीकार नहीं बनता है, कभी नहीं हो सकता। विलीन हो जाने के लिए पर्याप्त है महोदधि। अमिताभ चौधरी विलीन हो जाने के लिए नहीं बने हैं, एक कविता से तल्लीन होने के लिए बने हैं। तो अमिताभ चौधरी जो चूरू राजस्थान से वास्ता रखते हैं और कविता की सरस फसलें उगा रहे हैं, अर्थ की बेलें और लतरें, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपनी कविताएं सुनाएं। अमिताभ चौधरी जी, स्वागत। रामदर्श मिश्र जी सर को प्रणाम मेरा, और मैं कविता शुरू करता हूं सर। जी स्वागत स्वागत। पहली कविता है मिट्टी की स्पृहा में। आग लपकते नवजात के सौंदर्य बोध से मैं तुम्हें स्पर्श करके विचलित हूं, तो लेखनी में नील आई। क्या बात। अपने पदों को अमिताभ जी दोहराते चलिएगा जिससे हम डूब जाएं उसमें। जी, मोह मत करिएगा कैसे पढ़ा जाता, पढ़िए, एक बार दोहरा के पढ़िए बेशक, लेकिन पढ़िए मन से। आग लपकते नवजात के सौंदर्य बोध से मैं तुम्हें स्पर्श करके विचलित हूं, तो लेखनी में नील आए। क्या बात है। तुम्हारी कोख में मेरी शिशुता के बीज पड़े हैं, तुम्हारी कोख में मेरी शिशुता के बीज पड़े हैं, तब तुम्हारे वक्ष संगठित हुए हैं। पृथ्वी की यह समस्त उपजें मिट्टी की स्पृहा में पड़े, पृथ्वी की यह समस्त उपजें मिट्टी की स्पृहा में पड़े, मेरे तुम्हारे अहम का अंकुरण है प्रिय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप 7-8 कविताएं पढ़ें, जिस आकार की आप लिखते हैं कविताएं, वे 7-8 कविताएं पढ़ सकते हैं आप। ये कविता है बिना बात के विचलन में। जी। बिना बात के विचलन में छज्जे की कोर से रात भर की ओस की एक बूंद। बिना बात के विचलन में छज्जे की कोर से रात भर की ओस की एक बूंद टूटते टूटते टूटकर फर्श पर गिरी है। क्या बात है। इतने धीमे टप से कि जैसे किसी ने कहा मैंने मृत्यु को आते देखा है। क्या बात है। और फिर से एक बार पढ़ें।
अमिताभ जी, बिना बात के विचरण, बिना बात के विचलन में छज्जे की ओर से रात भर की ओस की एक बूंद टूटते टूटते टूटकर फर्श पर गिरी है, इतने धीमे टप से कि जैसे किसी ने कहा मैंने मृत्यु को आते देखा है। क्या बात, और इतना कान में कहने जैसा कहा कि किसी ने नहीं सुना। आहा, ये अगली कविता है ओंक भर झील। जी, ओंक भर झील चुंबन भर पानी, ओंक भर झील चुंबन भर पानी और प्यास सहस्र वर्षों की। क्या बात, क्या बात, क्या तुम आश्चर्य से देखोगे इस पथ पर, क्या तुम आश्चर्य से देखोगे इस पथ पर मैंने घुटने टेक दिए हैं और जितना झुका गया है झुक गया। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओक भर झील, अद्भुत। ये अगली कविता है देह ही के मन। ये कविताएं मैंने अर्थात से ही ली हैं। जी जी जी। देह ही के मन अंततः सब रचनाएं, आहा, कहानियां सब सब कविताएं। देह ही के मन अंततः सब रचनाएं, कहानियां सब सब कविताएं, बने हुए कटे हुए अमूर्त के राग सब, रंग सब चेष्टाएं। चेष्टाएं। किंतु समय जैसे पारदर्शी शीशे क्यों हो जाए, जिन्हें पृष्ठ पर पोत कर हमने चिन्हा एक दूसरे को, जिन्हें पृष्ठ पर पोत कर हमने चिन्हा एक दूसरे को, जिन्हें सामने रखकर हमने दुख के कारण सजाए, जिन्हें तोड़कर समय काटा चेहरे चुकाए। चेहरे झुकाए, क्या बात है। जिन्हें देखकर समय काटा चेहरे झुकाए, बहुत अच्छा है। ये अगली कविता पढ़ रहा हूं सत्य की खोज में। जी। सत्य की खोज में मेरे पास भटकते हुए खो जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। सत्य की खोज में मेरे पास भटकते हुए खो जाने के अतिरिक्त और रास्ता नहीं था। नहीं था। मैं इस कौतूहल से उस कौतूहल के बीच अतप्रभ होकर रह गया। क्या बात। मैं मिट्टी को मिट्टी की तरह देखने में वह रस नहीं ले सका जिससे इतनी पैदावार है। क्या बात, क्या बात, एक बार फिर। मैं मिट्टी को मिट्टी की तरह देखने में वह रस नहीं ले सका जिससे इतनी पैदावार है। मैं उस कवि की पीड़ा को नहीं समझ सका जो अपने संचित वीर्य के साथ, मैं उस कवि की पीड़ा को नहीं समझ सका जो अपने संचित वीर्य के साथ प्रसव को पहुंचने में प्राण दे गया। उसे पढ़ने वालों ने मेरे कौतूहल को कभी रस में नहीं गिना, मेरे हतप्रभ होने को कभी हतप्रभ होकर नहीं देखा। क्या बात, क्या बात, बहुत ही बात, बहुत। सत्य की खोज में। ये अर्थात से अलग जी छोटी 3 कविताएं हैं। जी, 2 छोटी हैं, एक ठीक ठाक है। जी। समय नहीं लौटता, ये शीर्षक है कविता का। जी। घड़ी के कांटे अहरह लौटते हैं एक एक अंक पर, घड़ी के कांटे अहरह लौटते हैं एक एक अंक पर, किंतु समय नहीं लौटता। घड़ी के भार से गिरी उस भीत पर पुनः घर नहीं बना, इसलिए मैं कहता हूं जब तक मैं रास्ते पर हूं
यह पृथ्वी घड़ी की तरह गोल घूमती रहेगी और समय के लौटने की ओर मैं चलता रहूंगा। जैसे मुझे किसी की प्रतीक्षा नहीं, ऐसे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अगली कविता है प्रेम का आशय। छोटी कविता है। प्रेम का आशय पूछते समय एक ओघड़ ने धूनी से चिलकती पतंगी उठाकर सहसा मेरी हथेली पर रख दी है। प्रेम का आशय पूछते समय एक ओघड़ ने धूनी से चिलकती पतंगी उठाकर मेरी हथेली पर रख दी है कि झट खींच लिए गए हाथ पर अब ठंडी सांस फूंकते रहो, हथेली चूमते रहो, चूमते रहो। ये अंतिम कविता सुना देता हूं। तुम्हारे अभाव में मैंने तुम्हें वहीं तक प्रेम नहीं किया है जहां तक तुम हो। मैंने तुम्हें वहीं तक प्रेम नहीं किया है जहां तक तुम हो। तुम्हारे अभाव में मैंने अकाल भूमि पर जल छींटा है और घासों की ओर गायें हाँक कर लाया हूं। जी सर। अभी हम अमिताभ चौधरी जी को सुन रहे थे और सब लोगों ने महसूस किया होगा, जो कविता के अभ्यस्त पाठक हैं, कि जैसे शमशेर बहुत छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत ही अर्थ देने वाली कविताएं टांग दिया करते थे। उस रास्ते पर बढ़ता हुआ ये कवि है, संकेतों को छोड़ता हुआ, और बहुत ही मितभाषी कवि है, शब्दों के अपव्यय से बचता हुआ। और मुझे लगता है कि मैं राजस्थान के जितने कवियों को भी जानता हूँ, हेमंत शेष, नंद भारद्वाज, कृष्ण कल्पित, ऋतुराज, विजेंद्र, अनिल गंगल और इत्यादि इत्यादि, उन कवियों में अलग आपका स्वर है। बहुत अच्छा लगा अमिताभ जी आपको सुनकर, और आशा है कि हमारे मित्रों को पसंद आई होंगी। हमारे बीच विवेक कुमार जी हैं। विवेक आसरी के नाम से जाने जाते हैं और वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और इनका कई बार काव्य पाठ सुना है। इनका वाचन बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक किस्म का वाचन है। जैसे मतलब किसी झील के किनारे आप बैठे हुए हो और ये कविताएं बाँच रहे हों, कुछ ऐसा परिदृश्य उपस्थित करेंगे आज भी, ऐसा मुझे लगता है। कर्म से पत्रकार हैं, मन से घुमक्कड़ी और वचन से लेखक और कवि हैं, और लगभग 15 वर्षों से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। भारत, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया संस्थानों में ऑनलाइन, रेडियो और टीवी पत्रकारिता कर चुके हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के SBS रेडियो की हिंदी सेवा में बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा डायचे वेले के साथ भी काम किया है। नाटक कर्म से ये सक्रिय रहे हैं, काफी लंबे वर्ष तक इनका एक नाटक सक्रिय बहुत ही प्रचारित हुआ है, होली काऊ का गोबर और कोर्ट मार्शल नहीं। इसको 2009 में मोहन राकेश सम्मान मिला, और एक ब्लॉग भी ये चलाते हैं, इसमें छोटी छोटी कहानियां, इनकी बड़ी प्रेरक कहानियां होती हैं और बहुत ही आह्लादित करती हैं वे। इनकी एक रचना मैंने पढ़ी थी, बड़ी लालित्यपूर्ण थी, मन ना उतरे, बड़ी गीतात्मक थी और बहुत ही मन मोहने वाली रचना थी। लेकिन इनके भीतर वो सोचे समझने वाला वो अपने स्तर पर अच्छा काम करता है। विवेक जी उन प्रवासी कवियों में, पूरे कवियों में, युवा कवियों में, जिन्होंने अपने स्वर को अलग रखा है। जो ये जानते हैं कि क्या होता है, ये उस संदूर में शामिल नहीं है, तो कहने को तो कवि है, लेकिन जिनके पास कहने की बहुत कम है, अपने अल्प शब्दों में, लेकिन अपनी अदायगी में बहुत ही सचेष्ट विवेक जी को मैं बहुत ही आशा और उम्मीदों से देखता हूं, क्योंकि अभी प्रवासी कवियों में कवित्व का पलड़ा यानी आयतन और घनत्व दोनों कम है, और
मैं आशा करता हूँ कि विजय जी आगे आने वाले दिनों में अपने सभी कर्म का उत्तरदायी उत्तर देंगे। एक इनकी कविता है जो मुझे बहुत छूती है, उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं। हल, इनके पास हर उलझन का हल है, कत्ल इन्हें भाता है। नरमुंडों को गले में पहनकर नाचना, ये लोग बनाना चाहते हैं कंकालों का संसार, क्योंकि आसान होता है मुर्दों पर शासन। छोटी कविता है लेकिन इनके मिजाज पूरी गवाही देता हुआ विवेक आश्रय से आग्रह है कि कृपया वे अपनी कविताएं पढ़ें और बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या समय है जब वे जाग रहे हैं और हमारे लिए कविताएं पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओम जी, आप इतना कह देते हैं कि उसके बाद बहुत वजन आ जाता है कंधों पर, जिसको लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। और मेरे ऊपर तो आपने इतने अच्छे कवियों का वजन भी डाल दिया है जो मेरे से पहले पढ़ कर गए हैं। पूनम जी, अमिताभ जी और प्रदीप जी ने इतना अच्छा पढ़ा, इतनी प्यारी कविताएं सुनने को मिली कि मेरे कंधों पर वजन बहुत ज्यादा हो गया है। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम डॉक्टर गुरुदेव रामदर्श जी को। बहुत बहुत सौभाग्य है मेरा कि आपके सामने में बैठा, आपको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, बहुत सीखा है आपसे। अगर आज कुछ लिख पा रहे हैं तो आप जैसे लोगों की वजह से है, तो इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। और इसके बाद ओम जी, आपको और डॉक्टर स्मिता दोनों को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि आप लोगों ने ये जो आयोजन चलाया है, शुरू किया है, ये इतनी बड़ी चीज़ है हम जैसे लोगों के लिए कि बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिले, गुरुदेव के चरणों में बैठने का मौका मिला है। तो हमारे लिए ये आप लोगों का एक आशीर्वाद है, मैं कहूँगा। इसके लिए बहुत शुक्रिया। कविता मैं सोचकर तो यही आया था कि थोड़ा खुरदुरी कविताएं पढ़ूंगा, लेकिन अमिताभ जी ने जहाँ बहुत प्यारा सा सिरा छोड़ा है उसको मैंने पकड़ा है, तो मेरा मन हो रहा है कि प्यारी सी कविता से, प्यार की कविता से मैं शुरुआत करूं, उसके बाद कठोर शब्दों की ओर जाऊंगा। तो कविता का शीर्षक है ब्लैक एंड व्हाइट हंसी। कि तुम्हारी हंसी ब्लैक एंड व्हाइट है, तुम्हारी हंसी ब्लैक एंड व्हाइट है। हंसते वक्त तुम अपने सारे रंग छिपा लेती हो, अपनी झिझक के प्रिज्म से खुशी का विक्षेपण होने ही नहीं देती। शुक्रिया, नन्हा श्रोता है शायद। बहुत अच्छा है जी। तुम्हारी हंसी ब्लैक एंड व्हाइट है, हंसते वक्त तुम अपने सारे रंग ऐसे छिपा लेती हो कि अपनी झिझक के प्रिज्म से खुशी का विक्षेपण होने ही नहीं देती। हंसी बाहर आती है तो ऐसे झिझकती सी, जैसे बिल से नया नया उतरना सीखी चूहिया अपनी गर्दन को निकाल कर इधर उधर देखती है और फिर मामूली सी आहट पाते ही लापता, जैसे बिल बरसों से खाली हो। किसी दिन मैं तुम्हें इस तरह प्यार करूंगा कि प्रिज्म टूट जाए। किसी दिन मैं तुम्हें इस तरह प्यार करूंगा कि प्रिज्म टूट जाए और विक्षेपण पर तुम्हारा बस ही ना रहे। तुम हंसो और खुशी का हर रंग अलग अलग चमके तुम्हारी हंसी। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। आपने पूछा कि सिडनी में क्या वक्त हुआ है। इस वक्त सिडनी में रात के 12:15 बजे हैं और सिडनी एक अद्भुत शहर है। मैं दिल्ली में करीब 12-13 वर्ष बिताने के बाद सिडनी में रहने लगा हूँ, तो मेरे लिए सिडनी और दिल्ली के बीच की जो यात्रा है वो हर वक्त चलती रहती है, वो हर वक्त मेरे मन में रहता है। उसी की एक अभिव्यक्ति है कि मैं सिडनी नहीं हो पा रहा, मैं सिडनी नहीं हो पा रहा। फॉर्मूला ये है कि ऋतु संहार होगा हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार यहाँ मौसम बदल जाता है, मतलब एक दिन बारिश है, अगले दिन इतनी गर्मी है कि आपको अंदाजा ही नहीं कि कल बारिश हुई थी। तो फॉर्मूला ये है कि ऋतु संहार होगा हफ्ते में 2 बार, पर तुम्हें नहीं बदलना है। फूल तुम्हारे सिरों पर झूलेंगे और सुरंगें गुजरेंगी कलेजे को चीरती हुई, पर तुम्हें नहीं चलना है। समंदर बीच पर बुलाएगा हर सुनहरी दिन को और तुमसे नजरें नहीं चुराएंगी 2 पीस में खिलखिलाती धूप। सिडनी के बीच बहुत मशहूर है तो कि समंदर बीच पर बुलाएगा हर सुनहरी दिन को और तुमसे नजरें नहीं चुराएंगी 2 पीस में खिलखिलाती धूप। ओपेरा हाउस की शामें रचेंगी रोज नई सिम्फनियां, पर तुम्हें नहीं मचलना है।
क्या बात, क्या बात। सिडनी की मोहब्बत उतनी ही सच्ची है जितने साइंस लैब्स में पकते भविष्य के वादे। सिडनी की मोहब्बत उतनी ही सच्ची है जितने साइंस लैब्स में पकते भविष्य के वादे, पर सीने में कुलबुलाता दिल्ली द्वारा तोड़ा गया दिल शोर इतना करता है कि सोने ही नहीं देता सिडनी की बात। क्या बात, क्या बात। तो आपने जिसकी बात की, जिसका जिक्र किया कि बतौर पत्रकार जब मैं कविता की ओर जाता हूं तब किस तरह के भाव होते हैं, उससे जुड़ी एक कविता है। हम मजदूर थे, जिन्हें हम मजदूर कहते थे वे सभ्यताओं से दूर कर दिए गए थे। जिन्हें हम मजदूर कहते थे वे सभ्यताओं से दूर कर दिए गए थे। इंसानियत के पायदान पर उनके सारे दर्जे छीन लिए गए थे। वे अब भी ढोते थे ईंटें और सीमेंट। वे अब भी ढोते थे ईंटें और सीमेंट, लीपते थे चबूतरे, पोतते थे नीले गुलाबी पेंट, बिल्डरों के सपनों को रंगीन बनाने के लिए। बुहारते थे उन सपनों के बगल की अब तक ना बिक सकी जमीन, क्योंकि जहां वे दिन में ढोते थे रात को वहीं सोते थे। क्या बात, क्या बात है। क्योंकि जहां वे दिन में ढोते थे रात को वहीं सोते थे, और कोई नहीं जानता कि उनकी ढुलाई और सुलाई से रुलाई का तुक मिलता था या नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात। क्योंकि जहां वे दिन में ढोते थे रात को वहीं सोते थे, और कोई नहीं जानता कि उनकी ढुलाई और सुलाई से रुलाई का तुक मिलता था या नहीं। बेकार थी इस तरह की खुदाई जो ले आए उबकाई और गंदा कर दे प्लाज्मा पर्दों। क्या बात। तो जो मजदूर थे उनसे छीन लिया गया था निर्माता होने का पाया। जो मजदूर थे उनसे छीन लिया गया था निर्माता होने का पाया। राष्ट्र निर्माण तब इमारतें बनाने से नहीं, सरकार बनाने से होने लगा था। तो सरकार बनाने वालों ने पहन ली थी प्लास्टिक की वो टोपी जो कंस्ट्रक्शन साइट की न्यूनतम अनिवार्यता थी। सरकार बनाने वालों ने पहन ली थी वो टोपी जो कंस्ट्रक्शन साइट की न्यूनतम अनिवार्यता थी। न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम अनिवार्यता नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि फिर उस दौर का मजदूर कौन था? आप सही सोच रहे हैं। मजदूर के बिना सृष्टि संभव नहीं, जैसे उस पटल के बिना दृष्टि संभव नहीं जिससे टकराकर लौटती है रोशनी दृश्य रचने के लिए। उस दौर के मजदूर हम थे। हम मजदूर थे उस घुप अंधेरे वक्त में, सने हुए नफरतों से काले पड़ चुके वक्त में। हम कर रहे थे खनन खुशी की खानों में, अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पीट पीट कर खोद रहे थे प्रसन्नता। उस दौर के मजदूर हम थे उस घुप अंधेरे वक्त में, सने हुए नफरतों से काले पड़ चुके रक्त में। हम कर रहे थे खनन खुशी की खानों में, अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पीट पीट कर खोद रहे थे प्रसन्नता, जिससे तराश कर सोशल मुगल बनाते थे अरबों कैरेट की खुशियां। क्या बात, क्या बात। हमारी न्यूनतम मजदूरी तय थी लाइक और शेयर की मुद्रा में। हमारी न्यूनतम मजदूरी तय थी लाइक और शेयर की मुद्रा में। कभी कभी मिलता था वायरल होने का बोनस। हमें बताया गया था कि अभिव्यक्ति की आजादी के निर्माता हम ही हैं। हमें बताया गया कि अभिव्यक्ति की आजादी के निर्माता हम ही हैं। हमें बताया गया कि व्यक्ति की आजादी के प्रणेता हम ही हैं। क्या बात। उसे पूछा कुछ नहीं गया था। हमें और बताया गया कि अभिव्यक्ति की आजादी के निर्माता हम ही हैं। हमें बताया गया कि व्यक्ति की आजादी के प्रणेता हम ही हैं। हमसे पूछा कुछ नहीं गया था। कहने के नियम तय करने में हमारी कोई भागीदारी नहीं थी। हमें बस दे दिया गया था एक सफेद पटल जिस पर लीप कर अपना कल हमने तुम्हारा आज रचा है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आज अगर मेटावर्स का इतिहास खोजते तुम्हें ये कविता मिली है। मेटावर्स जो फेसबुक का नया इंटरनेट है, भविष्य आने वाला है, उसका है कि आज अगर मेटावर्स का इतिहास खोजते तुम्हें ये कविता कहीं मिली है तो तय है कि हमारा होना अब नहीं बचा है। हमें बस दे दिया गया था एक सफेद पटल जिस पर लीप कर अपना कल हमने तुम्हारा आज रचा है।
आज अगर मेटावर्स का इतिहास खोजते तुम्हें कहीं ये कविता मिली है तो तय है कि हमारा होना अब नहीं बचा है, हमें धकेला जा चुका है सभ्यता से दूर। इसलिए तुम्हें मुबारक हो होना अपने दौर का मजदूर। क्या बात, क्या बात, अपने दौर का मजदूर। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। एक आध और रचनाएं पढ़े अभी विराम न लें। बहुत सुंदर। ये लड़की देखिए शैलजा सिंह की बेटी, और कह रही बहुत सुंदर। वो कविता विश्वनाथ ने जिसका जिक्र मैंने आपके लिए किया अभी, वो अच्छी कविता सुनी थी जो मन न उतरे, इसमें एक अलग धुन है। अच्छा, उसको खोजता हूँ। एक तब तक एक कविता छोटी सी। हाँ, जी जी। पूनम जी ने एक बड़ी सुंदर कविता जो आखिर में सुनाई, इतिहास और उसको जोड़ते हुए जिस तरह उन्होंने रचा, वैसे ही कुछ मूड की कविता है कि मारीच कितने भी हो बदमाश फुसला लिए जाते हैं रावणों द्वारा। मारीच कितने भी हो बदमाश फुसला लिए जाते हैं रावणों द्वारा, बनने के लिए चारा सीताओं के हरण के लिए। रावण कितने भी हो विद्वान स्त्रियों को हरने के लिए करते हैं धोखे, रचते हैं कंचन मृग। और राम कितने भी हो मर्यादा पुरुषोत्तम, कत्ल कर देते हैं मृगों को बांध निशाना बेहिचक। वाह। राम कितने भी हो मर्यादा पुरुषोत्तम, कत्ल कर देते हैं मृगों को बांध निशाना बेहिचक। रामों और रावणों की लड़ाई में हमेशा मारे जाते हैं मृग। क्या बात, बहुत अच्छा। मन न उतरे वाली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, हमारा मन भर जाए। अगर आप मुझे पता होता तो वो हमने होती। अच्छा, खैर कोई बात नहीं है। एक आध कोई वैसी ही रचना उसी कुल गोत्र की मैं कोशिश करता हूँ। किसी अगर एक अलग मूड की कविता क्यों पेश करूँ तो उसके बजाय वो मुझे खोजनी होगी यहाँ। ये मेरे नहीं, पास सुनिए, कोई बात नहीं। इस समय रात में हम कोई अन्य विकल्प के लिए आपको बाहर नहीं जाने देंगे। जो आपके मुख यानी कंठ हो में स्मृति में हो सुनाए। इंसान जब पहली बार चौपाए से दोपाया हुआ तो उसने पाया कि उसके बाजू बेकार हो गए थे। इंसान जब पहली बार चौपाए से दोपाया हुआ तो उसने पाया कि उसके बाजू बेकार हो गए थे, हाथों का कोई इस्तेमाल नहीं रह गया था। तब उसने लड़ना ईजाद किया। उंगलियों में उंगलियों को फंसाकर, हथेलियों को हथेलियों से चिपकाकर, पूरी ताकत से जब अपने ही जैसे दूसरे पाए को धकियाया, अपने पांव पर खड़े होने का मजा तब आया। क्या बात। क्रमिक विकास की ये सबसे आनंददायक सीख थी। उसके बाद की सारी कहानी धकियाने की है। क्या बात। क्रमिक विकास की ये सबसे आनंददायक सीख थी। उसके बाद की सारी कहानी धकियाने की है। आग से पहिए तक के सारे आविष्कार और पत्थरों से बने सारे औजार दरअसल हथियार थे। क्या बात। सबसे बड़ा नरसंहार सबसे बड़ा युद्ध कहलाया, और सबसे बड़ा कातिल सबसे बड़ा बादशाह। मोहब्बत करने वाले पागल कहलाए और जवानी में ही मर गए। मोहब्बत करने वाले पागल कहलाए और जवानी में ही मर गए, जबकि कातिल बुढ़ापे में भी बहुत मुश्किल से मरे, चित्र बनाते हुए या नए महलों के ख्वाब सजाते हुए। क्या बात, क्या बात। हमने सिर्फ कत्ल करना सीखा है इतिहास से। हमने सिर्फ कत्ल करना सीखा है इतिहास से, और भविष्य से भी। हम 7 लाशें ढोकर लाए हैं। हम 7 लाशें ढोकर लाए हैं और यही देकर जाएंगे बचे हुए बच्चों। बहुत धन्यवाद विवेक जी। और सिडनी की रातों में एक आपने खुशबू घोल दी है। और वैसे तो कवियों का रातों से बड़ा घना रिश्ता है। उनके भीतर भी एक रात होती है, कोई बरसात होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से आप हमारे लिए पढ़ रहे हैं और इसमें भारत की घड़ी में 6:45 से ऊपर हो चुके हैं। और बहुत ही हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस कविता की शाम को और अपने अनुसार कविता की रात को आपने जीवंत धड़कनों में बदल दिया है। और ये हम लोग बोले कि रामदर्श मिश्री इस गोष्ठी को बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं, उनकी कानों में लीड है। ऐसे अवसर आते हैं। अभी हमारी आंटी जी बीमार हैं, सरस्वती मिश्री, उनकी सहधर्मिणी, वो भी 90 पार हैं, 92 के आसपास की हैं।
दोनों लोग एक साथ दाम्पत्य मुद्रा में बैठते हैं इस गोष्ठी में। 2-3 क्रमों से यह भंग हो रहा है, क्योंकि वे ज्वर में, जैसा कि एक ज्वर का उदाहरण दिया था कविता में मैंने, और रामदर्शी बड़े बहुत तल्लीनता से सुन रहे हैं। मेरे लिए आदेश ये होता है कि अगला कदम बढ़ाने से पहले जो आखिरी कवि है उसके बाद तुम्हें कुछ जरूर सुनाना पड़ेगा। तो मैं उस आदेश के पालन के लिए कुछ मेरे पास एक गजल के कुछ शेर हैं, मैं वो सुनाता हूं उनके चरणों में। उसके बाद फिर ये गोष्ठी आगे बढ़ेगी, रामदर्श जी आपके सामने होंगे। तो आदरणीय रामदर्श जी के चरणों में आप सभी मित्रों के लिए एक गजल के चंद अशार हैं कि देखते ही देखते एक दिन हवा हो जाएंगे, देखते ही देखते एक दिन हवा हो जाएंगे, हम तुम्हारी जिंदगी से यूं विदा हो जाएंगे। देखते ही देखते एक दिन हवा हो जाएंगे, हम तुम्हारी जिंदगी से यूं विदा हो जाएंगे। तोड़कर सारी रवायत हम जहां से इस तरफ इस जमीन के वास्ते एक दिन फना हो जाएंगे। देखते ही देखते एक दिन हवा हो जाएंगे, हम तुम्हारी जिंदगी से यूं विदा हो जाएंगे। क्या पता था जिंदगी में जब बुरे दिन आएंगे, क्या पता था जिंदगी में जब बुरे दिन आएंगे, दोस्त भी जिगरी सभी हमसे खफा हो जाएंगे। दोस्त भी जिगरी सभी हमसे खफा हो जाएंगे, और छोड़ देगा हाथ साया भी हमारा एक दिन। कोई श्रोता कवि है जिनका माइक खुला हुआ है, वो बच्चों के हवाले है, मैं आग्रह करूंगा कि वे उसे इतना मुखर न रखें। कि क्या पता था जिंदगी में जब बुरे दिन आएंगे, दोस्त भी जिगरी सभी हमसे खफा हो जाएंगे। छोड़ देगा साथ साया भी हमारा एक दिन। जब समय के देवता हमसे, जब समय के देवता ही बेवफा हो जाएंगे, छोड़ देगा साथ साया भी हमारा एक दिन। जब समय के देवता ही बेवफा हो जाएंगे, जैसे झड़ जाती हैं पेड़ों से पुरानी पत्तियां, जैसे झड़ जाती हैं पेड़ों से पुरानी पत्तियां, जर्द पत्तों की तरह हम भी जुदा हो जाएंगे। देखते ही देखते एक दिन हवा हो जाएंगे, हम तुम्हारी जिंदगी से यूं विदा हो जाएंगे। एक दूजे से समझ ही लेंगे अपने हाले दिल, एक दूजे से समझ ही लेंगे अपने हाले दिल। दर्दे दिल से जुड़ के दर्दे आशना हो जाएंगे। देखते ही देखते एक दिन हवा हो जाएंगे, हम तुम्हारी जिंदगी से विदा हो जाएंगे। तो गजल के इन अशार के साथ मैं अब मुड़ता हूं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी की ओर। हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर, भारत के हिंदी के सबसे चर्चित और वयश्रेष्ठ कवि रामदर्श जी, जिनकी ख्वाहिशों में था कि विभिन्न पीढ़ियों के लोगों से इस मंच पर मिलें, उन्होंने मिलना जारी रखा। ये 25वीं कड़ी है, और अब हम जानते हैं कि रामदर्श जी कवि, कथाकार, गद्यकार सारी विधाएं उनके भीतर सांस लेती हैं, लेकिन वे मूलतः कवि हैं, जैसे हम लोग कवि हैं। हमारे यहाँ तो गद्यम कवि नाम लेक्षम बदंती, एक गद्य ही कृत्य की कसौटी हुआ करती थी, और कवियों के पास भीषण गद्य हुआ करते थे। बाण भट्ट तो गद्यकार थे, उन्हें संस्कृत में कवि कहा गया है। तो गद्य और कविता में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन रामदर्श मिश्र जी हों तो विभिन्न विधाओं को जो विन्यस्त करके अपने भीतर रखी हुई है, और इतना बड़ा कवि है जिसके ऊपर गीत, गजल, छंद, कवित्व सब सांस लेते हैं। भारतीय कविता का पूरा प्रतिबिंब उभरता है। आंचलिक उपन्यासों का दौर चला तो उनके कम से कम 5 उपन्यास उसी श्रृंखला में बहुत चर्चित हुए। ऐसा कवि जिसने भारतीय जीवन को अपनी तरह आत्मसात किया हुआ है। इस समय, इस वक्त हिंदी विश्व के सबसे बड़े रामदर्श जी हमारे सामने हैं। स्वागत, अभिनंदन रामदर्श जी का। वे कवियों को संबोधित हों। भाई ओम निश्चल जी, देवर वेद मित्र जी, प्रदीप शुक्ल जी, पूनम जी, अमिताभ चौधरी जी, विवेक जी और रविशंकर जी, मैं तो
का बहुत आभार महसूस करता हूँ कि वे देश विदेश में जो अच्छा लिखा जा रहा है, जो कभी अच्छा लिख रहे हैं, उनको इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और मुझ घर बैठे हुए व्यक्ति को एक व्यापक सानिध्य प्रदान करते हैं। मैं बहुत पढ़ नहीं पाता हूँ, पत्रिकाएं आती हैं, फिर भी बहुत से कवियों से अपरिचित रह जाता हूँ। इस मंच के माध्यम से ओम जी हमारे ज्ञान का विस्तार करते हैं, हमारे अनुभव का विस्तार करते हैं। हर बार ऐसे कवियों को आमंत्रित करते हैं जो एक अलग ढंग से, अलग अनुभव की अलग शिल्प की, अलग दृष्टि की कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरी थोड़ी दिक्कत यह है कि अब कान भी 98 साल के हो रहे हैं, तो मैं बहुत तो सुन नहीं पाता हूँ, कुछ चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन जो इन कविताओं की आत्मा होती है वो तो मुझ में गूंजती रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कान ठीक होते तो मैं पूरी कविता सुनता, अक्षर अक्षर सुनता। लेकिन सौभाग्य है कि इन कविताओं के बारे में, कवियों के बारे में ओम जी इतने विस्तार से बताते हैं। इन कवियों के पूरे लेखन के बारे में बताते हैं कि जैसे अन्य प्रकार से के साधन की आवश्यकता रह नहीं जाती है। तो आज आप 4 मित्र कवियों को उन्होंने जो प्रस्तुत किया और मैंने आप सबकी अलग अलग कविताएं, अलग अलग कविताओं का स्वर सुना। प्रेम भी है, विद्रोह भी है और बहुत कुछ है। तो मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ। आज थोड़ा सा एक पारिवारिक उत्सव था, 5-6 घंटे वहाँ मुझे रहना पड़ गया। तो क्योंकि यहाँ मुझे होना हमारा सौभाग्य है, सुख है, इसलिए चाहे जितना भी थका रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में। तो मित्रों, आप सबकी कविताओं का जो रस है, जो ऊट है, मेरे भीतर है। और मेरी बेटी सदा भी आपकी कविताओं पर कुछ टिप्पणी करती है, उससे भी पाठकों को, श्रोताओं को काफी कुछ पहचान मिलती है। तो आज मैं थका हुआ हूँ, सोचता हूँ कि कुछ थोड़ी सी कविताएं पढ़ दूँ आपके सामने। और स्वागत। हाँ, मैं 2 गजलें पढ़ूंगा। बिल्कुल, स्वागत डॉक्टर साहब। ओम जी की गजल का क्या कहना। ओम जी हर बार जो गजल गाते हैं उसका अपना एक अलग स्वर होता है। आज जो गजल पढ़ी उन्होंने, वो उसका जो मिजाज है, उसका दर्द है, वो भीतर गूंज रहा है। और मेरा ख्याल है कि इनकी गजलों में किताब जल्दी आने वाली है और हम सभी लोग उन गजलों से पढ़ कर गौरवान्वित होंगे। ये कविता, ये गजल बहुत पहले की है जी। हाथ कुछ आया न तू फसलें उगाता रह गया। हाथ कुछ आया न तू फसलें उगाता रह गया। चल गए पशु खेत, तू
तू पंछी उड़ाता रह गया। क्या बात। फिर गए पशुखेत, तू पंछी उड़ाता रह गया। देश तलघर में सुलाकर देश वे बनते गए। क्या बात है। देश तलघर में सुलाकर देश वे बनते गए, और तू पागल वतन के गीत गाता। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूब। और तू पागल वतन के गीत गाता रह गया। झूठ रेखाएं बना फिर वृत्त सा बनता गया। झूठ रेखाएं बना फिर वृत्त सा बनता गया, और सच का बिंदु खुद में थरथराता रह गया। और सच का बिंदु खुद में थरथराता रह गया। घाटियां मैदान जंगल जल रहे सब आग में। घाटियां मैदान जंगल जल रहे सब आग में, और अपने जल में बादल खुद नहाता रह गया। और अपने जल में बादल खुद नहाता रह गया। दोपहर को ही उजाला पी गया सूरज स्वयं। दोपहर को ही उजाला पी गया सूरज स्वयं। रोज कोई शाम को दीपक जलाता रह गया। क्या बात है। रोज कोई शाम को दीपक जलाता रह गया। बसें कारें गाड़ियां गुजरी गुजरती ही गई। बसें कारें गाड़ियां गुजरी गुजरती ही गई। रास्ते पर तू खड़ा बाहें उठाता रह गया। रास्ते पर तू खड़ा बाहें उठाता रह गया। और असली है, छुरियां मानव लहू की प्यास में जलती गई। छुरियां मानव लहू की प्यास में जलती गई। तेरी आंखों की आंसू झलमलाता रह गया। तेरी आंखों की आंसू झलमलाता रह गया। हाथ कुछ पाया न तुम, क्या बात, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत मार्मिक है। चले जो तुरस्ते सहारे हुए। चले जो तुरस्ते सहारे हुए, दिए खुद को तो सब हमारे हुए। दिए खुद को तो सब हमारे हुए। जो छेड़ा तराना तेरे जंग का, चले संग सब गम के मारे हुए। क्या बात, क्या बात। छेड़ा तराना तेरे जंग का, चले संग सब गम के मारे हुए। सुबह हो रही है, सुबह हो रही हंस रही है जमीन, कहीं गुम चमकते सितारे हुए। क्या बात। सुबह हो रही हंस रही है जमीन, कहीं गुम चमकते सितारे हुए। उठो लो उठा तुम भी परचम कोई। उठो लो उठा तुम भी परचम कोई। न बैठो जो आंचल पसारे हुए। न बैठो जो आंचल पसारे हुए। बिखर कर बने थे जो स्वर याचना, बिखर कर बने थे जो स्वर याचना। मेरे तो जमाने के नारे हुए। मेरे तो जमाने के नारे हुए। जिन्हें खोजते थे कई साल से, जिन्हें खोजते थे कई साल से, वे खुद आज घर हैं पधारे हुए। वे खुद आज घर हैं पधारे हुए। जमाना हुआ है हमें ऐ खुदी, जमाना हुआ है हमें ऐ खुदी, तुझे नाम लेकर पुकारे हुए। जमाना हुआ है हमें खुदी, तुझे नाम लेकर पुकारे हुए। चले जो तो रास्ते सहारे हुए, दिए खुद को तो तुम हमारे हुए। डॉक्टर साहब कुछ मुक्तक सुना दें, चौपदे तो एक मुक्तक सुना दें। माना कि घनी है रात बहुत, अंबर में सितारे भी तो हैं। माना कि घनी है रात बहुत, अंबर में सितारे भी तो हैं। जिस रात उमड़ती है लेकिन तिनकों के सहारे भी तो हैं। क्या बात। जिस रात उमड़ती है लेकिन तिनकों के सहारे भी तो हैं। माना कि देवता आप सदा जीते हैं जय जयकारों में। माना कि देवता आप सदा जीते हैं जय जयकारों में। तो छोटे इंसान मगर हमदर्द हमारे भी तो हैं। तो छोटे इंसान मगर हमदर्द हमारे भी तो हैं।
जितना मिला बहुत है उससे रस भर आया है सीने में। जितना मिला बहुत है उससे रस भर आया है जीने में। आंखों में छवियां तिरती हैं, दर्द धड़कता है सीने में। आंखों में छवियां तिरती हैं, दर्द धड़कता है सीने में। जो न मिला वह तो असीम है, जो न मिला वह तो असीम है, उसके पीछे भरमाना क्या। कितना सुख रूखी सूखी रोटी औरों, कितना सुख रूखी सूखी औरों के संग खाने पीने में। कितना सुख रूखी सूखी औरों के संग खाने पीने में। राहें हैं बहुत दोस्त, जिंदगी ये सफर है। राहें हैं बहुत दोस्त, जिंदगी ये सफर है। छोटी जो उधर एक तो दूरी तो इधर है। छोटी जो उधर एक तो दूरी तो इधर है। अगर टूट गया ख्वाब एक दूसरा देखो, अगर टूट गया ख्वाब एक दूसरा देखो। हर रात में पोशीदा कहीं एक शहर है। क्या बात। हर रात में पोशीदा कहीं एक शहर है। बहुत खूब। इनकी उनकी आरती उतारता ही रह गया। इनकी उनकी आरती उतारता ही रह गया। दूसरों के ख्वाब वो संवारता ही रह गया। दूसरों के ख्वाब वो संवारता ही रह गया। रस विकास का बढ़ा चला गया तना हुआ। रस विकास का बढ़ा चला गया तना हुआ। साथ के लिए खड़ा पुकारता ही रह गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। पुकारता ही रह गया। घनी है रात, घनी है रात की जुगनू भी न निकले घर से। घनी है रात की जुगनू भी न निकले घर से। बिखर गए हैं ख्वाब टूट टूट कर डर से। बिखर गए हैं ख्वाब टूट टूट कर डर से। उगल रहे हैं प्रेत विष यहाँ वहाँ ऐ कभी। उगल रहे हैं प्रेत विष यहाँ वहाँ ऐ कभी। कुछ सुनाओ कि कहीं से कोई दुआ बरसे। कुछ सुनाओ कि कहीं से कोई दुआ बरसे। घनी है रात बहुत खौफ का बसेरा है। सहम के छिप गया कहीं नया सवेरा है। नहीं बची है आस और किसी से आए कभी। स्वरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। बहुत अंधेरा। स्वरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। जय 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 जय। बहुत ही आनंदमयी संध्या है और हम जानते हैं कि यहाँ पर कविता की बरसात होती है, अर्थ की बरसात होती है, अनुगुंजों की बरसात होती है। और कवि हमेशा जिंदगी और स्याह अंधेरों के गीत तो गाता है, कविताएं गाता है। वही निराला गाते रहे, वही मुक्तिबोध गाते रहे, वही दुष्यंत गाते रहे। हम सब उनके वंशज, व्यास के वंशज, हम सब वही पीड़ा करते हैं, वही उल्लास गाते हैं। मनुष्य जिन जिन से गुजरता है उन्हीं सरणियों पर चलकर हम उनकी भावनाओं का इजहार करते हैं। कवि इसी तरह से अनूठे होते हैं, अपने आप में अद्वितीय। उनका स्वर किसी से मिलता नहीं है, लेकिन उनकी समावेशिता, उनमें मानवीयता की पीड़ा एक से समाई होती है। जिसको कवि कुंवर नारायण जी कहते थे ट्यूनीसिया का कुआं, उसके भीतर का जल, वो कहते थे कि पूरी धरती का जल जैसे ट्यूनीसिया के कुएं से उसकी अंतर्धारा से मिलता है। ये होती कवि की समरसता। और ये कवि संध्या इसी तरह से सार्थक होती है, फलवती होती है, फलीभूत होती है। आप लोग आते हैं तो वैविध्य का एक वेदांत बन जाता है और सुरों का संगम है। और इस तरह से कविता किसी फ्रेम में नहीं अटती, हमेशा अपनी परिभाषा से बाहर खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई कि कितना समझा आपने। हमेशा कविता का एक तरह छूट जाता है। हम यहाँ बार बार कवियों को सुनते हैं, ये होता है कि ये रात होती रहे, ये बात होती रहे, लेकिन फिर भी एक समय होता है। बहुत अच्छा लगा। और हिंदी विश्व के सतत सहयात्री रामदर्शन मिश्र जी 98 साल की उपस्थिति में भी और इतने जीवंत रचनात्मक ढंग से लोगों को अपनी दिनचर्या से, जीवनचर्या से प्रेरित करते हैं। बहुत आभार उनके प्रति, उनके सानिध्य के लिए, जो सानिध्य वे कवियों को देते हैं, नई उम्र के कवियों से लेकर वरिष्ठ कवियों तक। अब मुझे लगता है कि ये एक तरह की ऐतिहासिक शाम है जो घटित होती है। और अब
आज के कवियों प्रदीप शुक्ल जी, विवेक आश्री जी, पूनम अरोड़ा जी, अमिताभ चौधरी जी, सबके प्रति प्रणति व्यक्त करता हुआ आज की इस कार्यक्रम की, इस श्रृंखला की संयोजिका डॉक्टर स्मिता मिश्री, जो खालसा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी की, रामदास मिश्री की लाडली बेटी हैं, जागृह है कि सभी कवियों के प्रति, रसज्ञ श्रोताओं के प्रति, सभी देवियों सज्जनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। वे थोड़ा विवेचन भी करते हैं और उनके विवेचन बड़े मननशील होते हैं। स्मिता मिश्री, स्वागत। ओम जी, मेरी आवाज आ रही है जी? आभार। वेद मित्र जी से बात शुरू करूंगी, जिन्होंने छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जिस तरह से उन्होंने अपने वंशी के द्वारा हम सबके मनों को वो हर सप्ताह छूते हैं, उससे हम जो झंकृत होते हैं, वो जो आनंद और मांगलिकता की यात्रा शुरू होती है, और ऐसी शुरू होती है कि लगता नहीं, मन नहीं करता कि समाप्त हो। ओम जी, देखते ही देखते हम हवा हो जाएंगे। तो हवा होने के बाद भी अदृश्य भले ही हो जाएं, उपस्थिति तो हमारे बराबर बनी रहेगी, और ऐसी उपस्थिति होगी कि जिसके बिना जीवन, न प्रेम न संबंध संभव नहीं है। आज के हमारे इस आयोजन में जहाँ कभी एक देहात की जमीन से जुड़ा हुआ स्वर आ रहा है, जो अपनी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, उस गांव के गवई जीवन के माध्यम से जीवन के बड़े बड़े सच उद्घाटित कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप शुक्ला। अम्मा रहती गांव में, तो अम्मा की धुरी को लेकर के विदेश तक कैसे विस्तार को ताना है, इन छोटी पंक्तियों में। और आधुनिकता के दौर में जो पारंपरिक जीवन की जो लय टूट रही है, टूटन का स्वर आपकी शुक्ला जी की कविताओं ने हमें बहुत बखूबी सुनाई दिया। लेकिन जहाँ पे हम शुक्ला जी की एक गवई जीवन की कविताओं को देख रहे हैं, जुड़ाव देख रहे हैं, वहीं पे पूनम अरोड़ा जी की जो कविताएं हैं, उनमें उनके वैचार की बहुत बड़ी मुद्दों से जुड़ी हुई है। और ईश्वर है, धर्म है, उन पर बराबर प्रश्न चिन्ह लगाती चलती हैं। प्रेम हो या धर्म हो, वो उसके बने बनाए सांचे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और अपने सच और सोच से इन्हें परखने का प्रयास करती हैं। और मैंने कहा कि विचारों को केंद्र में रखी गई कविताएं, और अलग मिजाज की कविताएं हैं पूनम जी की। अमिताभ चौधरी जी, बहुत छोटी छोटी कविताएं, व्यंजनापूर्ण कविताएं, और कितनी गहरी अनुभूतियां और इतनी क्षिप्रता से व्यंजित होती चलती हैं कि लगता अरे खत्म हो गए। और उस खत्म होने के बाद वो जो कविता की जो अनुगूंज है, उसमें जो अर्थ ध्वनित होता है, तो देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, तो वो सत्य की खोज में भटकने के लिए जो अभिशप्त कवि है, वो अपनी विशिष्ट शैली में अभिव्यक्ति चौधरी जी की बड़ी प्रभावपूर्ण रही। अब विवेक आश्री जी, अब चूंकि मैं भी पत्रकारिता से जुड़ी हूँ, तो मैं समझ पा रही हूँ कि जो पत्रकारिता, जो हमारा पेशा होता है, वो हमारी भाषा में, हमारी अभिव्यंजना शैली में वो बराबर बना रहता है। और हर एक बात पर जो वो एक एनालिसिस करने की जो हमारी एक प्रवृत्ति है, वो साथ साथ में चलती है, चाहे प्रेम भी हो, तो वो एक विश्लेषण वाली प्रवृत्ति साथ चलती है। ब्लैक एंड व्हाइट हंसी रसिकने नहीं हो पा रहा, तो समय को पत्रकारिता की दृष्टि से बराबर आप विश्लेषित करते चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यानी अगर मैं आप लोगों की कविताएं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे विद्यार्थी में सुन रहे हैं, तो मैं हर बार उनको एनालिसिस भी करती हूँ उसके बाद। देश का दर्द विदेश की सुनहरी फिजा में और सुनहरापन होने के बावजूद वह ओझल नहीं हो रहा है। ये जो पीड़ा है, ये साथ साथ चल रही है। और
अवसाद के समय के पीड़ादायक दृश्य आपने जिस तरह से अभिव्यक्त किए हैं, सोशल मीडिया के अर्थतंत्र की जो सच्चाई व्यक्त करती कविताएं हैं, वाकई वो एक युवा पत्रकार ही उस सच तक पहुंच पाता है। पुरानी पीढ़ी के लोग उस सच तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो ऐसी पूरी जो कविताएं हैं, और मैं पापा के एक मुक्तक से अंत करती हूँ। मेरे द्वारे एक मुसाफिर पल भर ठहर गया। मेरे द्वारे एक मुसाफिर पल भर ठहर गया, लगा कि कोई अपना है, किसी आने वाले की राह देख सहयोग बराबर हमारे साथ बना रहे। इस कविता श्रृंखला में पढ़ी गई कविताओं का एक चयन स्मिता जी कर रही हैं, एंथोलॉजी, जिसमें पूरी कविता हिंदी कविता का प्रतिबिंब नजर आए। और उसमें हम अपने कवियों से अलग से अनुरोध भी करते हैं कि जिन्होंने अपनी कविताएं न भेजी हों, वे भावी, संभावी और पढ़े गए जो हमारे सब कवि हैं, वे अपनी रचनाएं हमें जरूर भेजें। हमने मेल भी उपलब्ध कराए हैं जिससे कि ये संचयन अच्छा बन सके। अगले हफ्ते फिर इसी तरह से कुछ अनूठे कवियों के साथ हम यहाँ फिर उपस्थित होंगे। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर प्रदीप शुक्ल जी अपने गांव से लखनऊ चल पड़े हैं, क्योंकि आज इतवार है और फिर एक मरीजों की लंबी कतार, एक बड़ा अस्पताल चलाते हैं, उनके बेटे भी डॉक्टर हैं, पास में हो गए हैं। तो मानवता की सेवा में कोरोना काल में डॉक्टर साहब ने मुझे भी एक फोन दिया कि मेरा फोन किसी को भी दीजिए, मैं किसी भी समय फोन उठाऊंगा और उनको अपने सुझाव, मेडिकल एडवाइसेस दूंगा। ऐसे प्रदीप शुक्ल जी है, तो मैं इन्हें देखकर बहुत अभिभूत खास है सिडनी में, लेकिन एक कवि जाग रहा है विवेक जी के प्रति। पूनम जी हैं जो स्त्री की से कहा जाए स्त्री संवेदना को गहरे विवेक जी है, पहली बार इन्हें सुना मैंने कविता में, बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत ही अच्छा लगा। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलते हैं। डॉक्टर साहब के प्रति नमन, स्मिता जी सब कवियों के प्रति नमन, और अब हम विसर्जित हो सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ संध्या।